नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रेम आईएएस में। आज की क्लास में हम जानेंगे आधार दर क्या होती है, अर्थात बेस रेट क्या होती है। उसके बाद एमसीएलआर क्या होती है, अर्थात सीमांत निधि लागत पर आधारित आधार दर या उधारी दर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक आधार दर, आधार दर जिसे इंग्लिश में बेस रेट कहते हैं। आधार से मतलब समझ रहे होंगे हम कि कोई जैसे घर बनाते हैं, जिसका घर बनाते टाइम पे नींव रखते हैं अपन, कि पहले गड्ढा खोदते हैं, उसके गड्ढा खोद के कुछ बाउंड्री 1-2 फीट 3 फीट 4 फीट जितनी भी बनाते हैं, 5 फीट, उस हिसाब से पहले नींव बनाते हैं। उसके ऊपर एक आधार बेस तैयार करते हैं, उस बेस के ऊपर जो है मकान बनाते हैं। तो यानी कि इससे नीचे नहीं बना सकते मकान। इस आधार के यानी इस जो बेस बनाया है इसके ऊपर ही मकान बनेगा, इसके नीचे मकान नहीं बनेगा। ये आधार का मतलब होता है, साधारण बात में समझे तो ऐसे ही आधार दर की बात करें, आधार दर को ही उधारी दर भी कह सकते हैं आप। यानी कि एक ब्याज दर है जिस पर जिस पर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान कर रही होंगी। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो सकती है इस प्रकार कि वह न्यूनतम ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती हैं, वह दर आधार दर कहलाती है। अर्थात इस दर के नीचे की दर पर या नीचे ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं कर सकती। उस दर के ऊपर दे सकती हैं या उस दर पर दे सकती हैं, उस ब्याज दर पर दे सकती हैं ऋण, उस ब्याज दर से ऊपर की ब्याज दर पर दे सकती हैं, परंतु उस ब्याज दर के नीचे की ऋण पर, उस नीचे की ब्याज दर पर ऋण प्रदान नहीं कर सकती। ऐसी दर आधार दर कहला रही है। तो क्या होगी परिभाषा में लिख देता हूं यहां पर कि वह, या ऐसे कहूं कि व्यापारिक बैंकों की ग्राहकों को ऋण देने के लिए प्रयोग की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर, यह ध्यान रखना शब्द न्यूनतम यानी कम से कम, न्यूनतम ब्याज दर आधार दर कहलाती है। आधार दर या बेस रेट, या ऐसे ही उधारी दर भी कह सकते हो आप, बेस रेट कहलाती है। बात समझ में आ गई कि न्यूनतम ब्याज दर है। इस न्यूनतम ब्याज दर से नीचे की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकती। इस न्यूनतम पर ही देंगी या इससे ज्यादा दे सकती हैं, इससे कम पर नहीं दे सकती साहब। तो ऐसी अगर कोई ब्याज दर है, वह ब्याज दर आधार दर कहला रही है। इसका मतलब ये होगा इससे नीचे नहीं दे सकती। बात सिंपल सी साहब कहलाती है। ये इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। इस ब्याज दर से पहले यानी आधार दर से पहले भारत में पहले पीएलआर अर्थात प्राइम लैंडिंग रेट होता था। उसकी हिंदी की बात करें तो प्रधान उधारी दर हुआ करती थी। उस प्रधान उधारी दर के स्थान पर इस आधार दर को लाया गया। यानी कि क्या हुआ, पहले क्या हुआ करती थी, प्रधान उधारी दर हुआ करती थी। उधारी दर जिसे इंग्लिश में पीएलआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पीएलआर हुआ करती थी। उस पीएलआर के स्थान पर क्या लाई गई, आधार दर। तो वर्ष 2010 में अर्थात 1 अप्रैल 2010 से आरबीआई ने पीएलआर के स्थान पर आधार दर को लागू किया। या इस प्रकार कहें
कि आधार दर को 1 अप्रैल 2010 या आधार दर ने 1 अप्रैल 2010 से प्रधान उधारी दर को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या मतलब है इसका? कि प्रधान उधारी दर के स्थान पर या उसकी जगह किसने ले ली? आधार दर ने। इस आधार दर को हम कहते हैं वह न्यूनतम ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती हैं, आधार दर कहलाती है। तो उससे पहले क्या हुआ करती थी? प्रधान उधारी दर। अब ये प्रधान उधारी दर क्या है इसको समझ लेते हैं। आधार दर आपको समझ में आ गई होगी कि इससे नीचे की बनी देंगे, उसके ऊपर आप चाहे जितना ऋण लो। तो ये प्रधान उधारी दर क्या होती है इसको समझ लेते हैं। प्रधान उधारी दर, प्रधान उधारी दर, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। क्या होता था कि पहले बैंक जो है अपने, या इसकी परिभाषा की इस बात करूं कि वह ब्याज दर जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक अपने विश्वास प्राप्त ग्राहकों को ऋण दिया करती थी। तो क्या मतलब हुआ कि जो उनके विश्वास प्राप्त थे, भरोसेमंद थे, या उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, तो उनको एक ब्याज दर पर जो है ऋण प्रदान करती थी। उस ऋण ब्याज दर को प्रधान उधारी दर कहते थे। समस्या क्या थी इसमें? समस्या ये थी इसमें कि सबके लिए एक समान जो है ब्याज दर नहीं थी। अपने जो सगे संबंधी हैं या फिर जो अपने विश्वास पात्र थे उनको कम ब्याज दर पे दे रही है जो लोन। दूसरा आया, उसकी कोई जान पहचान नहीं है, परंतु उसका जो है उद्देश्य अच्छा है कि वो धंधा यानी कि जो है उत्पादन कार्य के लिए कुछ पैसा चाहता है वो, परंतु बैंक उन्हें महंगा ऋण दे रही है और इसके माध्यम से अपने लोगों को सस्ता ऋण दे देती थी। तो इसमें भेदभाव होता था, और भेदभाव होता था इसी को बेंचमार्क प्रधान उधारी दर भी कह देते थे, या कह सकते हैं आप, यह एक बेंचमार्क प्रधान उधारी दर भी थी। तो उसमें क्या होता था कि इससे कम में भी दे सकते थे, तो उससे कम में भी देते थे। तो उस समय क्या होता था, जो ग्राहक होते थे बैंक के साथ मोल भाव करते थे, मैनेजर के साथ मोल भाव करने लगे, या मैनेजर मोल भाव करने लगे, ऐसे समझ लो। अरे साहब दे दो, अरे साहब अपने आदमी हो आप तो, अरे नाम साहब, अरे दो ना साहब, अरे कुछ खर्चा पानी ले लो, अरे चाय नाश्ता कर लो। इस तरीके की बातें हुआ करती थी इसमें। कुछ नहीं तो घर पे चले गए मिठाई का डिब्बा, मिठाई के डिब्बे में आप जानते हो क्या होता है, उस मिठाई के डिब्बे के साथ सहारे जो है सस्ती ऋण ले ली। तो इससे भेदभाव हुआ करता था। RBI की नज़रों में ये खटक गई, यहाँ तो गड़बड़ है गुरु, ऐसा हटाओ पहले। तो सबसे पहले RBI ने क्या किया, वर्ष 2010 में 1 अप्रैल 2010 से जो है आधार दर को लागू किया। अब बैंकों से कहा कि हराम खोरो, अगर तुमने बिल्कुल भी आधार दर से नीचे दे के दिखाओ, अगर किसी ने दी तो फिर हम उसे बताएंगे। तो उनके लिए जो है एक जो बाध्यकारी है कि अपनी आधार दर से वो नीचे लोन नहीं बांटेंगे बैंक। ये बात समझ में आ गई। अब जो है अगली जो आती है वो आती है MCLR, अर्थात सीमांत निधि पर आधारित या सीमांत निधि पर आधारित उधारी दर। ठीक है साहब, उसको पढ़ लेते हैं। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधारी दर, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं है, वो भी एक आधार दर ही है। आधार दर है, पर आधार दर बनाते, जब आधार दर जो है बैंक अपने आप निर्धारित करती हैं कि कितनी उनकी कितनी न्यूनतम ब्याज दर होनी चाहिए जिस पर हम अपने ग्राहकों को ऋण देंगे, वो स्वयं निर्धारित करती है इस बात को। जब स्वयं निर्धारित कर रही हैं तो साधारण सी बात है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग उधार दर होगी या आधार दर होगी। तब समस्या क्या आ रही थी सब इसे चलने देने में। इसके आगे जो अगली जो आ रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे, पढ़ने जा रहे हैं, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर। यानी जब अब बैंक कह रहा है, RBI अब बैंकों से कह रहा है
कि आप जब आधार दर बनाएं या आधार दर निर्धारित करें तो आप अपनी आधार दर निर्धारित करते समय सीमांत निधि लागत को भी उसमें जो है एक तत्व के रूप में जोड़ें या उसको भी आधार बनाएं। सीमांत निधि लागत को भी अपनी आधार दर बनाते टाइम पे उसे आधार बनाएं। ये क्या माजरा है साहब? ये माजरा सिंपल सा है कि कहाँ गया पे सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर या उधारी दर, कुछ भी कह लो, या उधार दर, जैसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MCL, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है साहब, इसका क्या मतलब है कि हुआ समस्या क्या थी जब ये आधार दर अपनी निर्धारित कर रही थी, अभी बताया हमने कि बैंक जो है आधार दर को स्वयं निर्धारित करती हैं और स्वयं निर्धारित करती हैं, तो इसलिए अलग अलग बैंकों की आधार दर भी अलग अलग होगी। सिंपल सी बात है, किसी का खर्चा कुछ है, किसी का खर्चा कुछ है, तो नहीं अपने खर्चे वर्चे जोड़ जाड़ के कितना कहाँ से खर्चा ये सब हमारा खर्च हो रहा है उसको जोड़ जाड़ के ब्याज दर निर्धारित करती है। अब जब RBI जो है रेपो रेट बढ़ाता था या ब्याज दरें महंगी करता था, अपने मौद्रिक नीति में जाना ही हमने, तो ब्याज दरें जैसे ही महंगी करता था तो इधर ये ब्याज दरें महंगी कर देते थे, क्योंकि उधर से महंगा रेट लेके आ रहे हैं तो ये मार्केट में महंगा रेट बांटते थे। जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर तरलता को कैसे निर्धारित करती है वो, ये जब नियंत्रित करती है, तो वह हमने पढ़ा था बखूबी कि वहाँ से अगर ये महंगा लेके आएंगे तो यहाँ पर भी महंगा देंगे। RBI महंगा क्यों कर रही है कि जिससे जो मार्केट में तरलता कम की जा सके। तो जब इन्हें महंगा RBI अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती थी तो ये भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाते देते। तो जब ये ब्याज दर बढ़ा रहे हैं तो इसका बोझ जो है ग्राहकों पर पड़ता था, क्योंकि ग्राहकों को भी जो है महंगी ब्याज दर पर जो है ऋण मिल रहा है। परंतु RBI जब जो अपनी ब्याज दरें कम करती थी, ये जो है अपनी ब्याज दरें कम नहीं करते थे बैंक, ये जो है उसी में बने रहते थे। अब ये कम नहीं कर रहे हैं, RBI से सस्ता लोन लेके आए हैं परंतु आगे सस्ता लोन नहीं बांट रहे हैं, तो ग्राहकों को जो सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। जबकि RBI जैसे महंगी यानी कि कठोर मौद्रिक नीति लागू करती थी तो उस कठोर मौद्रिक नीति का जो बोझ ग्राहक के ऊपर पड़ता था, सस्ती का नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये जो है ये बैंक उस समय अपनी आधार दर को कम ही नहीं करते थे। महंगी जैसी होती थी कठोर मौद्रिक, उस समय आधार दर को बढ़ा देते थे। तो RBI ने कहा कि अब आप आधार दर जो है इसके आधार पर बनाओगे सीमांत निधि लागत पर। ये सीमांत निधि लागत क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, एक लाइन में समझ लेते हैं। वह लागत यानी कि एक इकाई उत्पादन में, यानी कि एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे कहिए ये मार्कर है, 100 मार्कर बन चुके हैं, 100 मार्कर के बाद एक और मार्कर बनाना है एक्स्ट्रा, 101 मार्कर करना है, यानी कि एक इकाई एक्स्ट्रा बनाने जा रहे हैं, अतिरिक्त बनाने जा रहे हैं। तो इस एक इकाई अतिरिक्त मार्कर के उत्पादन में खर्च जो राशि होगी या जो लागत आएगी उस लागत को कहेंगे सीमांत लागत या सीमांत निधि लागत। ठीक है, तो इसी प्रकार RBI कह रही है इनसे कि अपनी आधार दर जब आप निर्धारित करो तो आप सीमांत निधि लागत को भी आधार बनाओ। और यह व्यवस्था RBI ने 1 अप्रैल 2016 से लागू की। क्यों लागू की? कि मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य थे उनको प्राप्त किया जा सके, या मौद्रिक नीति के जो लाभ हैं वो ग्राहकों को भी मिल सके। कैसे मिलेंगे? कि हम सस्ती मौद्रिक नीति जब हम लागू करें RBI, तो बाजार में ग्राहकों को भी जो है सस्ती ब्याज दर पर लोन प्राप्त हो, जो पहले ये नहीं कर रहे थे। तो अब सीमांत निधि लागत में क्या करेंगे, ये जो है इनके कुछ खर्चे होंगे, सारे खर्चे वर्चे जोड़ करके, तो इससे यही होगा कि ग्राहकों को मौद्रिक नीति के जो सस्ती मौद्रिक नीति है उसका लाभ जो है ग्राहकों को भी मिल पाएगा। तो जब आप सीमांत निधि लागत पर सीमांत निधि को आधार बनाएं, आधार दर बनाते हुए, तो कौन कौन सी चीज़ें रखोगे?
तो आरबीआई कह रही है कि साहब पहले तो आप जो है फंड की सीमांत लागत को जोड़ें। फंड की सीमांत लागत क्या है साहब? सीमांत लागत अर्थात ऐसे कहें कि साहब जो रेपो रेट पर आप जो है, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रेपो रेट समझने के लिए लिखना है बस ये चीज, कि रेपो रेट पर जब आप महंगा ऋण लेके आए हो तो उसको जहां महंगा जो मान के चलो पहले 10% की ब्याज दर के पर आप ऋण लेके आए हो बैंक, तो आप उसको आधार बनाओगे, क्योंकि आप तो महंगा जैसी लाते तो यहाँ जोड़ देते, तो यहाँ भी जोड़ो। अब जब आप सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ते रेपो रेट, कम रेपो रेट पर जब ऋण लेके आए हो तो यहां पर भी अपनी ब्याज दर को कम ऐड करो, तो नहीं फंड की सीमांत लागत पहला ऐड करो। दूसरी क्या ऐड करो साहब? दूसरी ऐड करो साहब सीआरआर के कारण जो आपका नकारात्मक लाभ है। क्या है साहब? सीआरआर के कारण नकारात्मक लाभ। ठीक है साहब, कारण नकारात्मक लाभ, इसका क्या मतलब है? नकारात्मक लाभ, सकारात्मक लाभ होता है, नकारात्मक लाभ कैसे आ गया? सीआरआर के कारण। वो भी तो सीआरआर के कारण ऐसे समझो कि बैंक क्या करती हैं, बैंक जो है लाभ कमाती हैं। कैसे? ऋण दे करके ब्याज के रूप में लाभ कमाती है। परंतु हमने जब मौद्रिक नीति पढ़ रहे थे तो मौद्रिक नीति पढ़ते टाइम हमने बताया कि एक निश्चित राशि या अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंक जो है आरबीआई के पास नगद रूप में रखती हैं, जिन पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। तो अब जब ब्याज नहीं मिल रही है, अगर मान के चलो ये सीआरआर के रूप में कुछ राशि इन्होंने आरबीआई के पास रखी होगी, अगर उस राशि को ये आरबीआई के पास ना रखते तो उस राशि को जो है बाजार में ये ऋण के रूप में बांट सकते थे, और ऋण के रूप में बांट करके उस पर ये ब्याज कमा सकते थे, कुछ ब्याज के रूप में लाभ कमाते, पर अब नहीं कमा पा रहे हैं। तो जो इन्हें जो नुकसान हो रहा है, वहां पैसा रख करके कुछ तो नुकसान हो ही रहा है ना। अगर इमेजिनरी जो है उसे कैलकुलेट करें तो जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को आप जोड़ लो, तो अर्थात नकारात्मक लाभ। अगर ये आपके पास होता तो कुछ तो लाभ कमाते, अब नहीं है तो नकारात्मक लाभ, उसको भी आप यहां पर जोड़ लीजिए जब आप आधार दर बनाओ। तो तीसरा क्या करो आप? तीसरा साहब आप जो है परिचालन लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट साहब परिचालन लागत को आप जोड़ें, ऑपरेशनल कॉस्ट सॉरी। तो परिचालन लागत यानी कि बैंक को चलाने में कुछ तो खर्चे आते हैं ना, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, बिल्डिंग का किराया है, कर्मचारियों की जो है सैलरी है, इस प्रकार के खर्चे, इन खर्चों को भी आप जोड़ लीजिए जब, यानी कि इन खर्चों को भी आधार बनाइए। चौथा है साहब दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त ब्याज। दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त ब्याज। तो साहब आपने अब यहां पर इसको भी समझ लेते हैं कि बैंक जो दो प्रकार का ऋण बांटती है, एक तो अल्पकालिक ऋण और दूसरा दीर्घकालिक ऋण। और साधारण सी बात है, अल्पकालिक ऋण यानी कम अवधि के लिए, अगर कम अवधि के लिए ब्याज कोई लोन दिया जा रहा है तो उस पर ब्याज दर अधिक होगी सामान्यतः। और वहीं अगर दीर्घकालिक ऋण की बात करें या दीर्घकालीन ऋण की बात करें तो उस पर ब्याज दर कम होगी। ये जो है सबको पता ही होगा, सामान्यतः ऐसा होता है कि जो कम समय का जो लोन है उस पर ब्याज दर अधिक होती है और जो अधिक समय का लोन है उस पर ब्याज दर कम होती है। अब इन्होंने दीर्घकालीन ऋण दिया है, और दीर्घकालीन ऋण यानी दीर्घकालीन जो है लंबे समय के लिए जो लोन दिया है, वो लंबे समय के लोन से जो है अर्थव्यवस्था में लाभ होता है या उससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, ऐसा हम मान सकते हैं।
कैसे मिलता है कि दीर्घकालीन ऋण वही लेंगे जो निवेश कर रहे होंगे, उत्पादन कार्य कर रहे होंगे, फैक्ट्री लगा रहे होंगे, कारखाने लगा रहे होंगे, कंपनियां खोल रहे होंगे, तो वो दीर्घकालीन ऋण ले रहे होंगे जो। तो इससे अवसंरचनात्मक विकास, औद्योगिक विकास भी होते हैं। तो ये दीर्घकालिक ऋण अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, तो इन्हें बांटना पड़ेगा। बांटते हैं परंतु इन्हें ब्याज दर तो कम मिल रही है, इन्होंने कम ब्याज दर पर बांटा है ना, तो कम ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है ना। और वहीं इसको शॉर्ट टर्म के लिए बांटते, यानी कि अल्पकालीन समय के लिए बांटते, तो उस पर ब्याज दर अधिक रखते, जे अधिक ब्याज दर मिलती तो अधिक लाभ मिलता है इन्हें। परंतु अब क्या किया इन्होंने, दीर्घकालिक के लिए बांटा है लोन, दीर्घकाल के लिए बांटा है तो ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर कम है तो कम लाभ हो रहा है, तो जो कम लाभ हो रहा है उस लाभ को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो एक उसमें। तो इस प्रकार के फंड की सीमांत लागत को आप आधार बनाएं, CRR के कारण जो नकारात्मक लाभ है उसको आधार बनाएं, परिचालन लागत है अर्थात आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी आधार बनाएं, और दीर्घकालीन ऋण से जो प्राप्त ब्याज है उसको भी आधार बनाते हुए आप अपनी आधार दर को निर्धारित कीजिए, ऐसा RBI इनसे कह रहा है। और यह जो सीमांत निधि पर सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर है, इसको RBI ने 1 अप्रैल 2016 से लागू किया था। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे बढ़ेंगे हम प्राथमिक उधारी क्षेत्र।